प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th मैथ्स NCERT बुक के डिटरमिनेंट चैप्टर के अंतर्गत थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, जो थ्योरी हमारा 4.6 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये एक काफी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। 2-3 फैक्ट हमें पढ़ना है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम अर्थात संगत निकाय और असंगत निकाय क्या होता है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबों को पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू क्या, d3। इस प्रकार का जब समीकरण एक साथ दिया रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों, आपको यह भी पता है जो सभी समीकरणों का हल संभव नहीं होता है। कुछ समीकरणों का हल संभव होता है, मतलब उसका हल ज्ञात कर सकते हैं, और कुछ समीकरणों का हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो एक्चुअली होगा क्या। ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। दो ही बात बनेगी, या तो इसका हल प्राप्त होगा और या इसका हल प्राप्त नहीं होगा। तो या तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हल प्राप्त होगा, हल प्राप्त होगा, और नो सॉल्यूशन मतलब हल प्राप्त नहीं होगा, हल प्राप्त नहीं होगा। यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको हल मतलब सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा तो वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत कहलाएगा, मतलब कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा, अर्थात संगत निकाय कहलाएगा। संगत निकाय कब कहलाएगा? जब हल प्राप्त होगा, तब क्या कहलाएगा? संगत निकाय कहलाएगा। और यदि हल प्राप्त नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? असंगत निकाय कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा यहां पे? ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट अर्थात असंगत निकाय। तो अब यदि एक लाइन में बात करें, जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, यदि उसका सॉल्यूशन होता है तो वह कहलाएगा कंसिस्टेंट। यदि सॉल्यूशन नहीं होता है तो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। एक बार फिर से, यदि सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट, यदि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा फैक्ट है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अर्थात रैखिक समीकरण निकाय की संगतता। इससे पहले वाले में हमने देखा था जो कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत होगा या असंगत होगा। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की संगतता और असंगतता की जांच कैसे की जाएगी। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उससे हम निकालेंगे मैट्रिक्स ए। ये कैसे निकालेंगे ये अगले स्लाइड में हम लोग सीखेंगे। तो क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की मदद से निकालेंगे डिटरमिनेंट ए। क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट ए का वैल्यू दो चीज हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। दो ही बातें बनेगी, या तो 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा। यदि 0 नहीं होगा तब वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट अर्थात संगत निकाय कहलाएगा। और इस स्थिति में हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा। लेकिन यदि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, तो फिर एक और चीज हमें निकालना पड़ेगा एडज्वाइंट ए इंटू बी। क्या निकालना पड़ेगा? एडज्वाइंट ए इंटू बी।
तो एडज्वाइंट ए इंटू बी का फिर दो केस बनेगा, या तो एडज्वाइंट ए इंटू बी जो वह जीरो के बराबर हो, सॉरी जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, या एडज्वाइंट ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। ध्यान देना, यहां पे जीरो की बात हो रही थी, लेकिन यहां जीरो मैट्रिक्स की बात हो रही है, जीरो मैट्रिक्स की बात हो रही है, जीरो मैट्रिक्स की बात हो रही है। यदि एडज्वाइंट ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं हुआ, तब फिर वह क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और जब असंगत होता है तो पता है जो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। यदि एडज्वाइंट ए इंटू बी बराबर जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, तब उसका निकलेगा मेनी सॉल्यूशन, और इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जो दिया गया जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, उससे निकालना है मैट्रिक्स ए की मदद से निकालना है डिटर्मिनेंट ए। यदि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, तब होगा संगत निकाय। यदि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगा, तब हमें निकालना है एडज्वाइंट ए इंटू बी। यदि एडज्वाइंट ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा, तब हो जाएगा असंगत। यदि एडज्वाइंट ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो गया, तब वह हो जाएगा संगत। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर बैक करके देख लीजिए, यदि कोई कंफ्यूजन है तो चलिए देखते हैं इससे अगला थ्योरी, तीसरे फैक्ट को। प्यारे बच्चों, तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक में हमें देखना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल कैसे करेंगे। मतलब जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ रखा है जो संगत और असंगत, संगतता की जांच, और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन अर्थात हल कैसे करेंगे, इन चीजों को देखते हैं। तो क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमारा 3 ठो है, तो 3/3 ऑर्डर का बनना है। तो चलिए देखते हैं करेंगे क्या। लेट ए इक्वल टू क्या माना जाएगा, ध्यान देना है, एक्स वाई और जेड में जो भी हमारा नॉमेरिकल वैल्यू होगा, तो क्या है यहाँ पे a1, b1 और c1, इसी ढंग से a2, b2 और c2, और नीचे वाला a3, b3 और c3, इसे मानते हैं हम लोग क्या, a। उसके बाद देखेंगे इसमें और आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड में और आपको दिख रहा होगा एक्स वाई और जेड। तो कैपिटल एक्स बराबर मानेंगे एक्स वाई और जेड, एंड बी बराबर हम लोग लेते हैं, बी बराबर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का राइट हैंड में होगा, तो राइट हैंड में क्या है, d1, d2 और d3, d1, d2 और क्या, d3। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां के बाद हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। ध्यान दें, यदि आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स को गुना करोगे, तो ये लेफ्ट हैंड वाला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड वाला मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी। ए एक्स बराबर क्या लिखा जा सकता है, बी, अर्थात ए और एक्स का गुणनफल जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। और चलिए यहां से देखते हैं जिसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखिए, चूंकि आपको मिल चुका है ए एक्स बराबर बी, इससे पहले हमने आपको बताया था प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हम करते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, किससे गुना कर रहे हैं, ए इनवर्स से गुना कर रहे हैं। किधर, तो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा, प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले गुना, अर्थात ए इनवर्स ए एक्स बराबर
ए इनवर्स बी लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें, ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स इंटू ए, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे। ए इनवर्स को यदि ए से गुना किया जाए तो क्या मिलता है? आई मिलता है, अर्थात तत्समक अवयव। तो ये क्या हो जाएगा? आई। तत्समक का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई एक्स बराबर क्या हो गया? ए इनवर्स बी। और आपको एक बात पता है, किसी भी मैट्रिक्स को यदि तत्समक मैट्रिक्स से अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। इस प्रकार से क्या मिला? एक्स बराबर ए इनवर्स बी। क्या मिल गया? एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब बातों को बहुत बारीकी से समझिए। आपके पास जो ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में हमें सॉल्व करके किसका वैल्यू लाना होता था? तो वेरिएबल का। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल हमें दिख क्या रहा है? एक्स वाई और जेड। आपने एक्स वाई और जेड को डिनोट किससे किया? कैपिटल एक्स से, अर्थात हमें वैल्यू निकालना किसका है? कैपिटल एक्स का निकालना है। तो कैपिटल एक्स बराबर क्या मिला? ए इनवर्स इंटू बी। कहने का मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स को जब हम बी से गुना करते हैं तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, और वो मैट्रिक्स किसके बराबर रखेंगे? एक्स के बराबर रखेंगे। फिर समान आव्यूह की परिभाषा से दोनों को कंपेयर करके एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। दोस्तों, थ्योरी सेक्शन में इसका यहीं तक। मिलते हैं 4.6 के क्वेश्चन सेक्शन के साथ। धन्यवाद।